स्टार्ट करें बेटा? तो बेटा बोलना भी अजीब लगता है, पर वो आदत पड़ गई है। मैं कुछ लेक्चर्स देखता हूँ ना इन्वेस्टिंग के, स्टॉक्स के, तो वहाँ पे बोल बोल के आदत पड़ गई है मुझे। क्या है, तुम ज़्यादा बड़े नहीं हो मुझसे, 3-4 साल बड़ा ही हूँ मैं तुमसे। तुम नहीं, मैं तुमसे 3-4 साल ही बड़ा हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है। पर खैर, मैं करूँगा, मैं संडे को सबके डाउट क्लियर कर दूंगा। संडे को मैंने एक्सक्लूसिवली दिन ही रखा है डाउट के लिए। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Okay guys, so now second lecture of our chapter number 4, international trade. We are on unit number 5. First we are going to cover unit number 5, then unit 2 and 3. तो कल एक लास्ट लेक्चर रहेगा। आज अपना जितना ये पार्ट कंप्लीट होने वाला है, यूनिट नंबर 5 अभी स्टार्ट करने वाला है अपन ये क्वेश्चन के बाद। जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद यूनिट 2 और 3 में जितना कंप्लीट हुआ दैट्स इट। 3 से 4 मार्क्स के लिए मैं एक सेशन आप लोगों के लिए ज़बरदस्ती उससे ज़्यादा डिवोट नहीं करने वाला। तो कल जितना हुआ सो हुआ, ठीक है। नाउ राइट अ नोट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन में कम ऑन एनी पॉइंट सेपरेटली, ये मैंने लिखा है ब्रैकेट में। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है अपनी मॉड्यूल के अंदर कि राइट अ नोट ऑन एफडीआई इन इंडिया। तो एफडीआई पे बहुत सारे पॉइंट है, तो मैंने इसको कैटेगरी वाइज बाइफरकेट कर दिया है कि सबसे पहले अपन बैकग्राउंड की बात करते हैं। आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया हैज बीन द हाईएस्ट रेसिपिएंट कंट्री फॉर एफडीआई ग्लोबली एंड इज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। दिस इज जस्ट द बैकग्राउंड। 1991 के बाद इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया एफडीआई के लिए। एंड यू मस्ट बी सरप्राइज, 2020 में सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में सिंगापुर ने करी है, यूएस ने नहीं करी, सिंगापुर ने करी है। और एफडीआई आने के दो माध्यम रहते हैं बेटा, दो रूट रहते हैं। यहाँ पर बहुत कम लिखा है लेकिन मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि मैं फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी नॉलेज है। तो एफडीआई के दो माध्यम है, पहला है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है अप्रूव्ड रूट। ऑटोमेटिक रूट में ना ही आपको आरबीआई ना ही गवर्नमेंट की किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए रहती, ब्लैंकेट अप्रूवल रहता है। इफ यू आर फॉलोइंग इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी यू आर गेटिंग ऑटोमेटिक अप्रूवल। तो फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक अप्रूवल, यू डोंट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज approved route, which is also called as government route. So under this you have to take permission from government. Now what do you understand by government? You have to take permission from FIPB, Foreign Investment Promotional Board. इनकी परमिशन लेनी पड़ती है, पर हमारे पास लिटरेचर में इतना ही दिया उन्होंने, उतना ही लिखेंगे अपन कि अप्रूव्ड रूट यानी कि गवर्नमेंट रूट के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक रूट में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस क्वेश्चन में कम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एफडीआई कि एफडीआई किस तरीके से आ सकता है इंडिया के अंदर। अगर मैं बात कर रहा हूँ एफडीआई की तो किस माध्यम से आ सकता है, चलिए सबसे पहला देखते हैं। एफडीआई कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू एफडीआई कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एफडीआई कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू इक्विटी शेयर, फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, पार्टली पेड इक्विटी शेयर एंड वारंट्स इशूड इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। तो बात ये हुई कि भैया हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मतलब कल पढ़ा था कि इक्विटी भी ला सकते हैं, री इन्वेस्टेड अर्निंग, अदर लोन्स वगैरह ला सकते हैं। पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? तो हमारा कंपनीज एक्ट 2030 बोलता है आप इक्विटी शेयर ला सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर ला सकते हो, फुली एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ला सकते हो, डिबेंचर्स ला सकते हो, पार्टली पेड इक्विटी ला सकते हो एंड वारंट ला सकते हो। तो अगर आपको एफडीआई करना है तो भैया ये माध्यम है। क्या क्या वापस से बोलना सर? सबसे पहला इक्विटी शेयर, फुल्ली एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स ला सकते हो, पार्टली पेड इक्विटी शेयर एंड वारंट ला सकते हो। तो ये हैं एसबीआई के नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डेंस में एफडीआई को मिलने वाला कंप्लायंस। सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है। तो एफडीआई के कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, वापस से एक बार बोलते हैं। सबसे पहला है शेयर्स, दूसरा है फुल्ली एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तीसरा डिबेंचर, चौथा पार्टली पेड इक्विटी शेयर एंड वारंट्स। हेलो सौरभ, बात समझ में? ओ भाई लोग, बात समझ में? नेक्स्ट है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन मतलब अपना पैसा वापस उठा के ले जाना। तो इज एफडीआई रिपैट्रिएबल? यस, ऑल एफडीआईज आर रिपैट्रिएबल एक्सेप्ट when FDI is made on non repatriation basis, यानी आप बोल के ही आए थे कि FDI रिपैट्रिएशन पे नहीं हो सकती, या फिर सेक्टोरियल कंडीशन स्पेसिफिकली मेंशन नॉन रिपैट्रिएशन, यानी कि सर सारी की सारी FDI रिपैट्रिएबल है
सिर्फ वही एफडीआई रिपैट्रिएबल नहीं है जिसमें बोला गया था कि दिस इज नॉन रिपैट्रिएबल, यानी कि नेगेटिव लिस्ट कैसे आती है, आप लोगों ने नेगेटिव लिस्ट पढ़ी होगी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बोल रखा है रिपैट्रिएशन का मतलब सारे के सारे एफडीआई अपना पैसा ले जा सकते हैं, एक्सेप्ट अगर हमने स्पेसिफिकली बोला है या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर बोलता है कि एफडीआई आप रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम दैट एफडीआई इज ब्लैंकेट रिपैट्रिएबल. So what do you mean by repatriation? Repatriation means the investor or the resident of home country wants to take his money back into his country. Now this is called as repatriation. So all FDIs are repatriable. You can withdraw your money except when FDI is made on non-repatriation basis or sectorial conditions specifically mentioned non-repatriation. All FDIs are repatriable except where the investment is made or held on non-repatriation basis, where sectorial conditions specifically mention non-repatriation. बात समझ में आई क्या आपको? यस यस, फाउंडेशन वालों के साथ अलग ही गजब बॉन्डिंग रहती है. आप लोग थोड़े से इंटर वाले बच्चे थोड़े से सीरियस रहते हैं, ये मस्ती मजाक में हम पढ़ते हैं. ऑब्वियसली ये लोग भी फील करेंगे. एक लेवल पे मैच्योरिटी चाहिए रहती है, तो आप लोगों के साथ मैच्योरिटी फाइनल में और ज़्यादा चाहिए रहती है. फाइनल में तो टीचर हंसी मजाक करता ही नहीं है, एक्चुअली नहीं करते हैं. चलिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब क्या सर? प्रोहिबिशन का मतलब है कि एफडीआई कौन कौन से एरिया में नहीं आ सकते. देखते हैं, मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ. निधि नाम की एक लड़की थी. उस निधि नाम की लड़की ने ना चीट करके अपने घर का एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट ट्रांसफर कर दिया सर. निधि नाम की एक लड़की है, उसने चीट, CHEAT को मैंने यहाँ पे CHIT लिखा. निधि नाम की लड़की ने चीट करके एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट जितना था ट्रांसफ़र कर दिया. जितने भी पैसे आए उससे सिगरेट खरीदी, लॉटरी खेली, गैम्बलिंग करी, बैटिंग करी. सिगरेट पीते हुए लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग करी. ये जैसे ही इसकी मम्मी को पता चला, इसकी मम्मी ने इसको एटॉम बॉम्ब से उड़ा दिया. सर ये वाले सेक्टर्स एफडीआई में अलाउड नहीं है. निधि कंपनी, चीट कंपनी, एग्रीकल्चर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, TDR, सिगरेट, सिगारोल्स, चिरोट्स वगैरह, ये वो जितने भी रहते हैं, टोबैको, तंबाकू और तंबाकू जन्य प्रोडक्ट, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग और एटॉमिक एनर्जी में अलाउड नहीं है. तो भैया ये याद रखने की ट्रिक है. अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ का अलाउड नहीं है, तो निधि कंपनी में अलाउड नहीं है, चिट फंड में अलाउड नहीं है, एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है. देयर आर सर्टन एक्सेप्शन, बट आपको पूछा नहीं है, बताया भी नहीं है. रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में अलाउड नहीं है. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, देन सिगरेट, चिरोट, सिगारोल्स, वो क्या क्या है वो सारी चीज़ अलाउड नहीं है. लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग में भी अलाउड नहीं है, और एटॉमिक एनर्जीज में भी अलाउड नहीं है. ठीक है. तो भैया निधि नाम की लड़की ने चीट करके एग्रीकल्चर और अपने घर का रियल एस्टेट किसी को ट्रांसफर कर दिया. आए हुए पैसे से सिगरेट ली, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग करी. मम्मी को पता चला, मम्मी ने एटम बम से उड़ा दिया. अब इतने पाप करेगी तो मम्मी उड़ाएगी ना. हुआ ये तो देख लो. लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लॉटरी, प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, कसिनो, चिटफंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, चिरोट, सिगारोल, सिगरेट, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट, एक्टिविटी विच आर नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर सच एज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस. ठीक है जी. हाँ जी, डन. तो आप लिख सकते हो, निधि ने चीट करके अपना एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट ट्रांसफ़र कर दिया. बेचा नहीं, मतलब ट्रांसफ़र किया. जो पैसे मिले उससे लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग करी. मम्मी को पता चला, मम्मी ने बम से उड़ा दिया, वो भी एटम बम. यहाँ पे चाहे तो आप रेलवे भी डाल सकते हो. अपन एक स्टोरी में रेलवे भी बना सकते थे, पर यहाँ पे एक एटॉमिक एनर्जी जस्ट एन एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन बिजनेस.
तो जिस तरीके से एफडीआई अलाउड है कि बाहर वाला बंदा हमारे यहाँ पैसे लेकर आ सकता है, उसी तरीके से ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन बिजनेस भी अलाउड है, यानी कि हम भी बाहर पैसा लगा सकते हैं। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो अपनी एलपीजी पॉलिसी थी, ये एलपीजी के पॉलिसी के बाद धीरे धीरे हमको हर सेक्टर में अलाउड किया गया कि जिस तरीके से हमारे पास बाहर से, हमारी कंट्री में बाहर से पैसा आता था, उसी तरीके से हमारी कंट्री का पैसा भी बाहर जा सकता है। इसे बोलते हैं ओवरसीज या आउटबाउंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। There have been progressive relaxation in the capital control and simplification of the procedure for outbound investment from India. As a result, outbound foreign direct investment from India have undergone substantial increase in terms of size, geography spread and sectorial composition. At present, any Indian investor can make OFDI. OFDI का full form है outbound foreign direct investment. तो आउटबाउंड का मतलब सर हम बाहर ले जा रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पैसा आ रहा है, आउटबाउंड मतलब जो जा रहा है। FDI एंड बोनाफाइड एक्टिविटी एक्सेप्ट रियल एस्टेट एक्टिविटी, रियल एस्टेट छोड़ के सर हर जगह आप लोग पैसा लगा सकते हो। बात समझ में आई कि तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना है कि इंडिया ने प्रोग्रेसिवली अलाउ किया है ये चीज़, ठीक है, OFDI। तो इसके कारण हमारा जोग्राफिकली, साइज वाइज और सेक्टोरियल कंपोजिशन बढ़ चुका है बाहर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए यूनिट नंबर 5 फॉरेन एक्सचेंज। ये यूनिट सिर्फ सुनते जाओ मेरे साथ, हमारा मोस्टली टारगेट तो आज इसे ही कंप्लीट करना है, इतना ही है, टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम हैं पेज नंबर 17 पे और हमारी मंजिल है लगभग पेज नंबर 21, 5 पेज हैं हमारे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट लेकर नहीं आया हूँ मैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज सर, फॉरेन एक्सचेंज कितना सिंपल है, द एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। कितनी भी लैंग्वेज में लिखो तो एक्सचेंज रेट रिमेन सेम, कि सर कुछ एक्सचेंज कर रहे हो आप, एक कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हो दूसरी से, एक करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो दूसरी से। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्सचेंज रेट? द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन unit of another currency and represent number of unit of one currency that can be exchanged for one unit of another currency. For example, if rupee dollar is 67, that means 67 rupees देने पड़ेंगे तो $1 मिलेगा। This 67 is nothing but the exchange rate. बात समझ में आपको? what do you mean by exchange rate? Exchange rate is the rate of exchange at which the currencies are exchanged, number of unit of one currency that can be brought with one unit of another currency. बात समझ में आई आपको? ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉस रेट? मेरे पास ना रुपी डॉलर का कोट है और मेरे पास डॉलर येन का कोट है और मुझे चाहिए रुपी येन का कोट, तो क्या करना पड़ेगा? सी देयर आर टू पेयर ऑफ करेंसी विथ वन करेंसी इन कॉमन, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस रेट। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला रेट कैसे निकालेंगे? इन दोनों के रेट के मल्टीप्लीकेशन से। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये और ये कट हो जाएंगे, ऐसे ही कट होते हैं, तो आ जाएगा रुपी अपॉन येन। So what do you understand by cross currency? Cross currency means when there are pair of two or more currencies with one currency in common, then it is called as cross rate. There may be two pair of currency with one currency being common between two. For instance, exchange rate may be given by x upon y, जो मैंने आपको बताया रुपी डॉलर, डॉलर येन, रुपी येन निकल के आया। यहाँ तक समझ में आया क्या? Exchange rate, the rate of exchange between two currency, number of unit of one currency that can be brought or sell with number of unit of another currency. What do you understand by cross rate? Cross rate means pair of two or more currencies with one currency being common. Next है exchange rate regime. Exchange rate regime is nothing but the system by which the country manages their currency against any other currency or a basket of currency or any other standard. सर जिस तरीके से हम हमारी करेंसी की रक्षा करते हैं, उसकी वैल्यू की रक्षा करते हैं, उसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट रेजिम। सो एक्सचेंज रेट रेजिम इज द सिस्टम, ये एक सिस्टम है बाय विच द कंट्री मैनेजेस देयर करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी
or with respect to basket of currency, or with respect to any other standard like gold. We found charas, 2 bottles of CBD oil during raid at Deepika Padukone's manager, NCB officials. मस्त, ये लोग गए 12 के भाव में अंदर, गंजेड़ी बंगेड़ी ये गए अंदर सब। लाला की बर्फियां खा खा के अब जाएंगे अंदर ये। बहुत मजे मारे इन्होंने, बहुत इन लोगों ने। अभी क्या है ना, पब्लिक ही इनको मना कर रही है, पब्लिक ही डिस्कार्ड कर रही है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को फेम के साथ जीने की आदत रहती है। पैसा नहीं भी हुआ तो चलेगा एक आध बार, और फेम चाहिए रहती है। तो exchange rate regime, the exchange rate regime is the system by which the country manages its currency with respect to foreign currency. What are the major two type of exchange rate regime? सर अभी आप बोल रहे हो exchange rate regime होता है सिस्टम, तो ऐसे कौन से दो सिस्टम होते हैं? दो सिस्टम का नाम है, व्हाट आर द मेजर टाइप? दो मेजर है, पहला है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम, यानी मार्केट में करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करेगा द एक्सचेंज रेट रेजिम, ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और एक आता है फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे ज़्यादा। कौन सा यूजफुल है? फ्लोटिंग। रियल इकोनॉमी की नीड कौन रिप्रेजेंट करता है? फ्लोटिंग। लेकिन हमें कौन सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा? फिक्स्ड, क्योंकि वहाँ समझने लायक कुछ है। बाकी तो भैया बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा करेंसी का डिमांड, जितना ज़्यादा करेंसी का सप्लाई, या करेंसी के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि क्या एक्सचेंज रेट रहेगा। अगर रुपी डॉलर का रेट अगर बढ़ता जा रहा है तो इससे भी एक डिटर्मिनेशन निकल सकता है कि भैया डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और रुपी की डिमांड कम है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं। क्या हो गया, किसी का कोई कमेंट ही नहीं आ रहा पिछले 8 मिनट से। अभी अगर फाउंडेशन वाले होते ना तो हम ना 250-300 कमेंट आ गए होते। एक दो बार तो लेक्चर कैंसिल करना पड़ा मेरे को चिल्ला के, फालतू चीज़ें चालू हो जाती है। यहाँ पर कमेंट ही नहीं आते, बिल्कुल उल्टा है। और फाइनल में जाता है तो बस, अरे फाइनल में जाता है तो और ख़तरनाक है। सामने फेस टू फेस में बच्चा बैठा रहता है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, टीचर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तुम उसको कितना भी अच्छा जोक सुनाओ, तुम उसको कितना भी अच्छा कुछ बताओ, वो एक्सप्रेशन ही देगा। पोकर फेस पता है तुमको, यानी विदाउट एक्सप्रेशन वाले फेस रहते हैं, ऐसे लेकर बैठा रहता है। अपने को ये नहीं समझ में आ रहा है इसको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या अपने को जज कर रहा है क्या चल रहा है, वो बस पोकर फेस लेके बैठा है, मतलब समझ में ही नहीं आता। तो कोई बात नहीं। अरे आप लोग हैं या नहीं कि मुझसे चैट म्यूट हो चुके हैं? ऐसा देखना पड़ेगा मेरे को, फिर मैंने आप लोगों को ये तो नहीं कर दिया चैट डिसेबल। अच्छा है, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। कम बोलना तो अच्छी बात है वैसे सेहत के लिए भी। नेक्स्ट, डिफाइंड एक्सचेंज रेट, डिफाइंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कंट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट रहती है या फिर मॉनिटरी अथॉरिटी रहती है या फिर सेंट्रल बैंक, जो भी कंट्री का जो सुप्रीम मॉनिटरी अथॉरिटी रहती है, दे अनाउंस कॉमा डिक्री कॉमा समन, वो या तो बताते हैं, अनाउंस करते हैं, या तो समन ऑर्डर देते हैं अपनी करेंसी का रेट अगेंस्ट एनी अदर करेंसी। सर वापस से थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम, ऑल्सो नोन एज पेग एक्सचेंज रेट, is the exchange rate regime under which the central bank or any other monetary authority announces, decree or summons the rate of their currency against any currency or basket of currency or any other standard। यानी कि क्या किया सर इसके अंदर, जो भी मॉनिटरी अथॉरिटी थी ना उसने फिक्स कर दिया, अनाउंस कर दिया, डिक्री कर दिया, समन कर दिया, जो भी ऑर्डर दे दिया कि आज से डॉलर के अगेंस्ट मेरा ये रेट, जितने भी टोटल दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं यूरोपियन यूनियन जो फॉलो करती है ना, यूरो फॉलो करती है, इसके अगेंस्ट मेरा ये रेट है, या गोल्ड के अगेंस्ट मेरा ये रेट है। तो अगर आपने ऐसा फिक्स कर दिया तो इसे बोला जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम। अच्छा, बनी सर भी यही है, बनी सर भी यही है। हेलो बनी सर, बनी सर कैसन बा? ओके,
So exchange rate, fixed exchange rate. Under fixed exchange rate, a country's monetary authority or central bank or government announces भी लिख दिया तो चलेगा, प्लस डिक्री भी लिख दिया या फिर समन भी लिख दिया तो चलेगा. अनाउंसेस, डिक्री और समन्स द रेट ऑफ देयर करेंसी अगेंस्ट एनी अदर करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसी यानी मल्टीपल करेंसी और एनी अदर स्टैंडर्ड जस्ट लाइक गोल्ड. बात समझ में आई आपको? दिस इज फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम. पर बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम में क्या करते हैं, हम एक प्राइस फिक्स रख देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को फिक्स रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है. ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी फ्लक्चुएटिंग है भैया, अगर वो मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही है चीज़, ठीक है, मार्केट में टेंडेंसी की रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, तुम्हें अगर इसको फिक्स रखना है तो एक फोर्स लगाना पड़ता है. तो गवर्नमेंट या फिर मॉनिटरी अथॉरिटी फोर्स कैसे लगाती है, उनको अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इनको सप्लाई करना पड़ता है ताकि रेट वापस यहाँ पर आ जाए. अगर ये यहाँ पर जा रहा है यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो इन्हें डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, ये रेट अपने आप यहाँ पे आ जाता है. तो कंटिन्यूसली मॉनिटरी अथॉरिटी को दूसरे काम छोड़ के करेंसी को स्टेबलाइज करने में मदद करनी पड़ती है, क्योंकि एनीवेज डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ये रेट फ्लक्चुएट करता रहेगा कंटिन्यूसली. ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको होल्ड करके रखना है, इस रेट को होल्ड करके रखना है, देन यू हैव टू क्रिएट डिमांड और सप्लाई ऑन योर ओन ताकि ये रेट कांस्टेंट रहे. थैंक यू यश. बात समझ में? सो डिफाइन फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम. फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम समझ में आया क्या? फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम ऑल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट रेजिम is an exchange regime under which the country's central bank or government decrees, summons or announces what its currency's value will be in terms of another country's currency or basket of currency or any other standard such as gold. क्या ये समझ में आया? फिक्स्ड में तुम्हें अनाउंस करना पड़ता है. आज मेरे घर पे कोटक महिंद्रा ब्रांच के सीनियर मैनेजर आए थे. मतलब मेरे को नहीं पता था, मैंने तो ऐसे टाइम पास पे बोल दिया था कि मेरे को अकाउंट ओपन करना है, तो जनरली आजकल घर पे ही आ जाता है. तो इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बताया है, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बहुत सारे. मतलब आई वॉज सरप्राइज. लेकिन जब मैं कैलकुलेटर लेकर बैठा, मैंने उनको उनका IRR निकाल के दे दिया. मैंने बोला इसका IRR दिखने में 100% दिख रहा है, आप बोल रहे हो कि सर 4 लाख डालो 8 लाख निकलेंगे. मैंने बोला इसका IRR 20 साल में 4% ही आ रहा है. फिर भी उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ें समझाई जिसके चलते हुए आज मेरी थिंकिंग ही बदल गई इन्वेस्टमेंट को लेके. मतलब मैं बोल रहा था मैं 4% के लिए क्यों पैसा लगाऊं अपना. उन्होंने बोला सर आप 4% यानी 100 के 104 हो रहे हैं, इसमें आपको परेशानी है, पर जब आप 100 के 0 कर दोगे तब आपको परेशानी नहीं होगी क्या, यानी फ्यूचर के लिए अगर कुछ सेव नहीं करो. तो मैंने बोला मैं मानता हूँ ये चीज़, पर ये एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि करंट सेक्रीफाइस कॉस्ट. मैं आज अपना पेट काट के सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सेक्रीफाइस के टर्म में मुझे सिर्फ 4% मिले, ये तो गलत है. तो वो बोले कि आप एटलीस्ट आज के टाइम सेव करने की पोजीशन में, फ्यूचर में क्या पता क्या अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर के अंदर. तो बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, बहुत चीज़ें समझाई. अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा, इन लोगों के गारंटीड प्लान रहते हैं. गारंटीड प्लान में ना एनुअलाइज रिटर्न CAGR निकालोगे ना, कैपिटल बजटिंग करोगे. मैंने कैपिटल बजटिंग करी, मैं तुमको दिखाऊं क्या? उनका प्लान दिखाता हूँ तुमको. तुम लोगों से क्या छुपाना अभी चीज़ें. अभी मैं थोड़ी देर पहले वही कर रहा था. अरे ठीक है, वो खुल जाएगा. अब खुल जाएगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा अपने आप. तो मैंने उसका IRR निकाला, 4.76% निकला IRR, पर मेरे को सही लगा. मेरे को लगा एटलीस्ट मैं 100 रुपये तो बचा रहा हूँ. फिर मैंने उनको और 2-4 चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला मैं मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा करता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट लो हमारे लिए तो अच्छा ही है. पर यार सही बात है अपने को ना. आप लोगों के लिए मैं पता है क्या बोलूँगा, आप आज से ही 10-10 साल 5-5 साल के लॉक इन 10-10 साल के लॉक इन में पैसा डाल देना. 10-10 साल. अभी देखो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जो CA की लाइफ जो जर्नी है, CA स्टूडेंट एज अ CA स्टूडेंट, उसमें 5 साल 4 साल तो ऐसे ही निकल जाने वाले हैं आराम से. 3-4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे. फिर उसके बाद जब आप CA बन जाएंगे, जॉब करेंगे, तब आपके पास पेइंग कैपेसिटी आ जाएगी. 2-3 साल जॉब करने के चांसेस रहेंगे आपके, तो 6 साल हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट को पके. फिर आपको कितना 4 साल वेट करना है.
नहीं, मैं कब से नहीं हूँ बेटा माइंड मोटिवेटर, कैसे कैसे नाम रखते हो, कितना मोटिवेट करते हो, पर मैं काफ़ी टाइम से नहीं हूँ, आपको पता नहीं वो चीज़। मैं अब इंडिपेंडेंटली, हाँ ये IRR उनका निकाला था मैंने। दे सेड दैट कि सर 95,000 इन्वेस्ट करो 10 साल तक, ये आउटफ्लो और इनफ्लो है पहला वाला, और फिर आपको 11वां यहाँ से दिख रहा है 12th टर्म से, ये 2 से लेकर तो 11 तक, यानी 10 साल तक 95,000 डालो, उसके बाद आपको ये 12th कॉलम से लेकर, सॉरी 12th सेल से लेकर 21 सेल तक कितना रिटर्न मिलेगा, आखिरी साल कुछ 8 लाख मिलेगा। मैंने इसका IRR निकाल के देखा 5% और 4% से डिस्काउंट करके, तो रिटर्न आया 4.76% IRR। तो मेरे को दिखा रहे थे कि भैया बहुत रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को समझता है ये सारी चीज़ें, 4.76% पे मैं नहीं हूँ। मैं तो सोल इंडिपेंडेंटली करता हूँ बेटा काम, लेकिन मोस्टली कपिल सर के साथ ही है मेरा सब टाई अप एसोसिएशन, यानी कि अब मैं एसोसिएशन बेसिस पे काम करता हूँ। पहले मैं इन एन अकेडमी एज अ एजुकेटर अपनी सर्विसेज देता था, अब मैं कपिल सर के साथ करता हूँ, अपनी सर्विसेज यहाँ देता हूँ। कपिल सर बड़े भाई की तरह है, वो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग वो प्रोवाइड करते हैं, और एक्सक्लूसिवली मैं उन्हीं के साथ हूँ अभी, एक्सक्लूसिवली। गॉड ऑफ इकोनॉमिक्स, बाप रे, ऐसा तुम चढ़ाया मत करो सिर पे, एक सेकंड भी घमंड नहीं चढ़ना चाहिए सिर पे। तो मैं आप लोगों को ना बीच बीच में अब वीडियोस बनाया करूँगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब साल का 25,000 महीने का 2,000 तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना, एटलीस्ट 2,000। अगर इतना भी कर सकते हो ना, तो मेरे साथ एक फाइनेंशियल अपना प्लानिंग करना चालू कर दो, अपन अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग चालू कर दो, जितने लोग भी करें। मैं यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है, मतलब यही चैनल है, उसमें मैं मेंबर्स ओनली के लिए फीचर लाने वाला हूँ। मेंबरशिप फीस उसकी कितनी है, मंथली 29 रुपीज़ है, लीस्ट जितनी रहती है, तो वो करके मैं सारी चीज़ें उस पर प्रोवाइड किया करूँगा तुम्हें। तो तुम 25,000 प्लस से जितना भी स्टार्ट करना है करो। मेरे पिछले 3 साल के इक्विटी फंड ने परफॉर्म नहीं किया, इक्विटी बेस्ड जो फंड था ना मेरा, उसने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 साल का जितना रिटर्न था तीसरा साल पूरा इरोड करके चला गया, वो गायब ही हो गया, तीसरे साल रिटर्न ही गायब हो गया। तो आप कर सकते हो। तो हमने एक्सचेंज रेट रेजिम देख लिया, फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम देख लिया। एक्सप्लेन द टर्म रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट मतलब क्या होता है, जब हम रुपी डॉलर की बात करते हैं, हम करेंसी का एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, पर इंडिया में ये एक डायरी यूएस की कितनी डायरी के बराबर होगी, 1.5 डायरी के बराबर होगी, 0.7 डायरी के बराबर होगी। तो हमें इस बार रियल एक्सचेंज रेट, यानी कि अगर मैं 10 डायरी देता हूं यूएस में, तो मेरे को कितनी डायरी मिलेगी, 7 डायरी मिलेगी या 12 डायरी मिलेगी, तो इसको बोला जाता है रियल एक्सचेंज रेट। पढ़ते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पढ़ने से पहले रियल एक्सचेंज रेट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आता है बेटा, ध्यान से सुनना, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, यानी वही रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट, कितने रुपये से कितना डॉलर, कितने डॉलर से कितना रुपये। फिर एक आता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि सिर्फ एक करेंसी के अगेंस्ट अपना अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कितना हुआ वो ना बताते हुए, अगेंस्ट होल बास्केट, यानी सारे के सारे। अब मान लो आज अगर मैं बात करूं कि सेंसेक्स गिरा है, तो सेंसेक्स गिरा है मान लिया, तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी गिर सकता है, लेकिन हो सकता है रुपी डॉलर रेट गिरा है, हो सकता है येन रुपी रेट बड़ा हो, येन और रुपी का एक्सचेंज रेट बड़ा हो। तो मुझे अगर ओवरऑल सिनेरियो पता करना है, जैसे मार्केट में एक शेयर गिर रहा है पर ओवरऑल सिनेरियो क्या है वो पता करना है, तो सेंसेक्स और निफ्टी देखता हूँ, तो वही मैं डिसाइड कर लेता हूँ मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है। हो सकता है मार्केट गिर रहा है पर एक हाथ तो स्टॉक बढ़ रहा है, जैसे भारतीय एयरटेल को सर्किट लग गया अपर सर्किट, तो उस तरीके से स्टॉक बढ़ रहा है। तो अगर एक करेंसी के अगेंस्ट पता करना है तो उसे बोला जाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और अगर बास्केट ऑफ करेंसी के अगेंस्ट आपको चेक करना है तो बोला जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। फिर आता है रियल एक्सचेंज रेट। तो जैसे आपने अभी करेंसी का एक्सचेंज किया, वैसे अगर आप गुड्स का एक्सचेंज करोगे तो इसको बोला जाएगा रियल एक्सचेंज रेट, और अगर आप बास्केट ऑफ गुड्स के लिए एक्सचेंज करेंगे तो इसको बोला जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है सर, कुछ नहीं है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रीर इज नीर ऐसा बोला जाता है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एडजस्टेड बाय प्राइस डिफ्लेटर और जीडीपी डिफ्लेटर। यानी जैसे आप इंडेक्सेशन करते हैं, टाइम वैल्यू पर लेकर आते हैं प्रॉपर कमोडिटीज को या फिर कोई भी स्टॉक शेयर्स को,
उसी तरीके से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है सर? वो कुछ नहीं है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ही है, बस उसको डिफ्लेट कर दिया गया है, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू। समझ में आया आपको? नवदीप मिश्रा, हेलो, थैंक यू सुधीर। कुछ नहीं, अभी अन अकेडमी का लेक्चर लेना है, इसलिए उनका कंपल्शन है ब्लैक कलर पहनना, नहीं तो मैं टी शर्ट में दिखता नहीं हूँ आपको जनरली। अन अकेडमी इज़ ऑल्सो गोइंग गुड, मतलब मेरे साथ भी इफेक्टिवली भी बहुत अच्छा जा रहा है मेरा। सो दिस लॉकडाउन पीरियड, आई टेल यू गाइज, इन दिस लॉकडाउन पीरियड फ्रॉम मार्च टू जून वॉज हॉरिबल टाइम फॉर मी। मतलब बीमार भी पड़ रहा हूँ, बहुत हज़ार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। 15 जून 15 जुलाई 15 जुलाई के बाद से बस मैं ऐसा हूँ कि मेरे को सोने की फुर्सत नहीं मिल रही अभी, मतलब लिटरली मेरे को सोने का भी टाइम नहीं मिलता, इतना हो रहा है। पर अच्छा चल रहा है सब, बस आप लोगों की कृपा है, कृपा बरसाते रहिए। तो यही चलते हुए लॉकडाउन के टाइम पे टीचर्स अपने एक्सपेंडिचर कट करते हैं, मैं गिव अवेज पे गिव अवेज कर रहा हूँ, ले जाओ, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अभी कपिल सर भी करने वाले हैं फाउंडेशन के लिए, आप लोगों के लिए भी होने वाला है सबका, लेकिन अभी ये मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर रहा हूँ। जब पैशन प्रोफेशन बन जाए ना तो समय नहीं लगता, समय महसूस नहीं होता। आइए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं। कहाँ गया? अच्छा दोनों है, रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो पहले रियल एक्सचेंज रेट पढ़ लेते हैं। द रियल एक्सचेंज रेट डिस्क्राइब हाउ मेनी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर वन ऑफ दैट गुड्स इन फॉरेन कंट्री। सर यहाँ पे कि यहाँ जो जितने गुड्स हैं मेरे पास, अगर मैं इसको एक्सचेंज करूंगा तो दूसरी कंट्री में कितने गुड्स मिलेंगे। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रियल एक्सचेंज रेट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस मल्टीप्लाई बाय, उल्टा बोल दिया मैंने। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय फॉरेन प्राइस डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस। आपकी मॉड्यूल में चेक करना, बिल्कुल उल्टा दिया है उन्होंने, मॉड्यूल में उल्टा दिया है। एक बार मॉड्यूल खोल के देखना बेटा, ये क्या दिया है इसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। मेरे को लगता है ये मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट किया है मैंने, ये गलत लग रहा है मुझे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट को आपको डिवाइड करना पड़ता है फॉरेन से। देखो एक बार देख के बताओ, जो मॉड्यूल में दिया है उसका उल्टा लिखना है अपने को, मॉड्यूल में गलत दिया है। रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकलेगा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय, हाँ दिस इज करेक्ट, मॉड्यूल में इसका उल्टा दिया है, मॉड्यूल में जस्ट इसका उल्टा दिया है। ग्रीन लाइन दिख रही है आपको? रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट लो, सबसे पहले उसको डिवाइड कर दो डोमेस्टिक प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दो फॉरेन प्राइस। क्यों सर? क्योंकि देखो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर भी इंडियन है, इंडियन कैरेक्टरिस्टिक को इंडियन प्राइस से डिवाइड कर दिया, पार पर आ गया, फॉरेन से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट आ गया। मैं ऐसे याद रखता हूँ, डोमेस्टिक डिवाइडेड बाय फॉरेन दिया है ना, हाँ तो आपको उसका उल्टा करना है, उल्टा करना है। बुक में गलत है, करेक्शन आया है, उसको लेके करेक्शन आया है। सो दिस इज द करेक्ट थिंग। रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक मल्टीप्लाई बाय फॉरेन। नाउ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वही बोला था मैंने, रीर इज नीर डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर और इंडेक्स ऑफ कॉस्ट, इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, यानी इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना दोस्तों। बस यही एक क्रिटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, ये और ये मान लो, ये तीन मान लो, ये थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने एक्सचेंज रेट करेंसी का देखा है, एक्सचेंज रेट गुड्स का नहीं देखा है। तो ये तीन क्वेश्चन को आप मार्क करेंगे, इसको पढ़ेंगे, बाकी तो सभी से मैं आपको बता दूंगा। एक्सप्लेन, वापस से आ रहा हूँ, एक्सप्लेन रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट मीन्स नंबर ऑफ, पहले करेंसी की बात कर रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर वन करेंसी बोल रहे थे, वन यूनिट ऑफ करेंसी बोल रहे थे ऑफ फॉरेन कंट्री, यहाँ पे वन यूनिट ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ फॉरेन कंट्री। तो जहाँ करेंसी बढ़ा रहा था वहाँ पे गुड्स आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक मल्टीप्लाई बाय फॉरेन प्राइस। Define real effective exchange rate. Real effective exchange rate is very simple. Real is near. Real effective exchange rate is nominal effective exchange rate divided by price deflator. Last one है, what does increase in real effective exchange rate?
सर रीर बढ़ना मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट महंगा होना और इंपोर्ट सस्ता होना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर रियल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, रियल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है मतलब एक्सपोर्ट पड़ेगा महंगा, इंपोर्ट पड़ेगा सस्ता। एक्सपोर्ट अगर महंगा हो गया तो कंट्री के पास एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा इंपोर्ट करना चालू करेगा, फॉरेक्स रिजर्व खराब होगा, यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट खराब नहीं होना चाहिए। देखो एक मिनट में चार्जर लेकर आया। सो what does increase in real effective exchange rate implies? An increase in real effective exchange rate implies that export becomes expensive, import becomes cheaper, therefore increase in real indicates loss of trade competitiveness। सीधी बात है सर, एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, इंपोर्ट करते जा रहे क्योंकि इंपोर्ट सस्ता है, तो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, इंपोर्ट हो रहा है, फिर अपने पास फॉरेक्स का डेफिसिट आ जाएगा। अरे भाई जा, काहे परेशान कर रहे हो। क्लियर हुआ तीनों चीज़ें। रियल एक्सचेंज रेट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इस बार एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉरेन कंट्री। फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक मल्टीप्लाई बाय फॉरेन। व्हाट डज इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स, रीर अगर बढ़ता है मतलब एक्सपोर्ट महंगा पड़ रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है, इंपोर्ट सस्ता हो रहा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। डिफाइंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर इज नियर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेटर। मेंशन द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेक्स मार्केट, दो टाइप की ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है स्पॉट ट्रांजेक्शन, अभी खरीद लिया अभी बेच लिया, एक होता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर ट्रांजेक्शन में बेटा अपन हेजिंग भी करते हैं। क्या आप लोगों को हेजिंग के बारे में पता है? आप लोगों ने हेजिंग सुना है? हेजिंग क्या होता है, पढ़ा है, सुना है आपने? There are two type of transaction in forex market. The transaction can be carried out on spot and the contract to buy sell at future date, which are carried out in forward and future market. That is spot transaction होता है, future transaction होता है। hedging सुन रखा है? hedging का मतलब होता है खुद को रिस्क से कवर करना, ठीक है। मैंने पूरी hedging स्ट्रैटेजी भी सिखाई है। तो अगर आप बैंक में जाते हैं ना तो हेज मैनेजर, हेज फंड, ये इसमें बहुत स्कोप है क्योंकि वॉलेटिलिटी है ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, रेट चेंज होते हैं, इसलिए हेज मैनेजर को उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। तुम्हें पता है ये फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, इन लोगों की सैलरी कितनी रहती है? 50-50, हाँ ठीक है, आपने तो डिटेल में पढ़ रखा है, फिर AS11 बोल रहे हैं आप तो इनकी सैलरी 50-50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1-1 करोड़ तक इनकी सैलरी रहती है। लैविश लाइफ रहती है पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सट्रीम प्रेशर रहता है। तो इतना प्रेशर वाला काम ही नहीं करने का। फ्रॉड करना चाहो तो कर सकते हो एक आधा, तो प्रेशर में काम नहीं करना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डीवैल्यूएशन? ध्यान से सुना, डीवैल्यूएशन मीन्स डेलिब्रेट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ योर करेंसी, जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराना अगेंस्ट एनी करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसी और एनी अदर स्टैंडर्ड। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू गिरना, और डीवैल्यूएशन मतलब डेलिबरेटली गिराना। डेप्रिसिएशन में डिमांड और सप्लाई, मार्केट के फोर्सेस से वो गिरेगा या बढ़ेगा, लेकिन डीवैल्यूएशन में आपने पर्पसली उसको गिराया, तो बहुत ज़्यादा फर्क है इसमें। डीवैल्यूएशन पर्पसली किया जाता है, डीवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपन करेंसी की वैल्यू को गिरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम में हैं, हम यहाँ पे डिक्री समन अनाउंस कर रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? तो डीवैल्यूएशन बोलो या रीवैल्यूएशन बोलो, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम में चलते हैं। फ्लोटिंग में तो सिर्फ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चलता है। Deliberate downward adjustment of value of country's currency relative to another currency or a basket of currency, जिसको group of currency और standard भी बोला जाता है। It is the monetary tool used by the currency that have a fixed exchange rate regime or nearly fixed exchange rate regime and involve discrete official reduction in the otherwise fixed par value of currency। इसका मतलब क्या है सर? जो एक्चुअल मूवमेंट चलना चाहिए था, एक्चुअल मूवमेंट के हिसाब से 70 होना चाहिए था, पर मैंने उसको डी वैल्यू किया, यानी मैं उसको लेकर चला गया 75 पे। दिस इज कॉल्ड एज डीवैल्यूएशन, डेलिबरेटली किया। अब क्यों किया हो गया डेलिबरेटली? इसके पीछे रीज़न बहुत है। जब करेंसी डेप्रिशिएटेड डीवैल्यू होती है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है। उसको $1,00,000 आने थे, मल्टीप्लाई करने वाला था 70 रुपये के हिसाब से, अब 75 के हिसाब से करेगा, एक्सपोर्ट फेवरेबल होगा, अरे इम्पोर्ट महंगा पड़ेगा। तो ये रीजंस है, डेलिबरेट डाउनवर्ड एक्शन। ये समझ में आया आप लोगों को?
नेक्स्ट तो मेरा फेवरेट है आर्बिट्राज। और आप में से कोई भी एग्ज़ाम होने के बाद फ्री हो जाए ना, और अगर पूना शिफ्ट होने का कोई चांस है उसका, और उसको काम करना है, तो दे हैव एन ओपन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माई साइड। आराम से आने का, मैं रहने रहने का मतलब काम करने का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, 2-3 महीना आई विल पे यू गुड। ये मैं सबको बोल के रखा है, जब जब जो भी लेक्चर देखेगा ये कभी भी आगे जाके फ्यूचर में भी 2-2 3-3 महीने का तुमको शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप करनी है, मेरे साथ कर सकते हो। इंटर्नशिप एज इन मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, और सीओपी के अंदर रजिस्टर भी नहीं करने वाला मैं आपको। जस्ट इन केस आपको सीखना है, अर्न भी करना है, लर्न भी करना है, सो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। हेलो स्टडी हैक टिप्स, नाम कहाँ कहाँ से सूझते हैं तुमको, यही समझ में है, स्टडी हैक टिप्स। ठीक है, तो किसी को भी लगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं पे करूँगा, जितना तुम्हारा बॉस करने वाला रहेगा तुमको उससे 200-500 रुपये ऊपर। हाँ, थोड़ी बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट सेटिंग्स भी करवा दूंगा। वॉट डू अंडरस्टैंड बाय आर्बिट्राज एंड वॉट इज द आउटकम ऑफ आर्बिट्राज? आर्बिट्राज का मतलब होता है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग। जहाँ पे प्राइस डिफरेंस है दो मार्केट के अंदर, जहाँ पे प्राइस कम है वहाँ से बाय करना इंस्टेंटली, और जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे सेल कर देना इंस्टेंटली इन ऑर्डर टू गेन स्पेक्यूलेटिव रिटर्न। तो आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्राज इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट। इनफैक्ट हम एफएम में भी आर्बिट्राज कर चुके हैं, याद है? हमने ओवर वैल्यूड कंपनी के शेयर्स निकाल के अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट किया था। हाँ जी, अगर प्लान है तो पहले ही आ जाना, 1-1.5 महीने पहले ही। रहने खाने का इंतज़ाम कर लेना अपना, वो मैं नहीं करके देता, दोपहर का खाना खिला दूंगा, घर से ही काम करवाऊंगा। ऑफिस बना रहा हूँ घर के अंदर ही, मेरा घर 3 BHK प्लस 2 BHK और बढ़ सकते हैं, इतना बड़ा घर है मेरा। तो वहाँ पे एक जो जगह है वहाँ पे मैं ऑफिस बनाऊंगा अपना, वहाँ पे दोपहर का खाना मिलेगा, ठीक है? जितनी स्टाइपेंड या सैलरी लगेगी तो मैं उसमें दोपहर का खाना मेरी तरफ से रहेगा, गाड़ी मिल जाएगी मेरे काम के लिए, इधर उधर आना जाना रहा तो इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय आर्बिट्राज? आर्बिट्राज इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट वेयर बाय you explore the price difference in different market. Buying is done from the market with a lower rate, selling is done in the market at higher rate, and a speculative or a riskless gain is obtained. Arbitrage refer to the practice of making riskless profit by intelligently exploiting price difference of an asset at different dealing market. When the price difference occur in different market, अब क्या होगा सर? अब मेरे को बताना। अब अपन क्या करेंगे, मार्केट में डिफरेंस पता चल गया, 60 में मिल रहा है, 65 में आप बेच सकते हैं, कंटिन्यूसली 60 में बाय करेंगे, 65 में बेचते जाएंगे। क्या होगा इसका आउटकम? यहाँ पर जब अपन 60 में बाय कर रहे हैं कंटिन्यूसली, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाएंगे, 62.5 हो गया। इधर कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस गिर जाएगा 62.5। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ आर्बिट्राज? आउटकम ऑफ आर्बिट्राज ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन हर मार्केट में सेम रेट हो जाएगा। देखो वहाँ 60 चल रहा था, यहाँ 65 चल रहा था, लेकिन आर्बिट्राज किया किसी ने, उसने वो प्रॉफिट कमा लिया और मार्केट में रेट स्टेबलाइज हो गए। सो आउटकम ऑफ आर्बिट्राज क्या है? आउटकम ऑफ आर्बिट्राज ऑन अकाउंट ऑफ आर्बिट्राज रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन एट एनी गिवन मोमेंट ऑल द मार्केट टेंड टू हैव सेम एक्सचेंज रेट। ठीक है, now distinguish between fixed exchange rate regime and floating exchange rate regime. We are on question 95, we want to cover till 102। एक क्वेश्चन बहुत लेंदी है इसमें, वैसे वो एक क्वेश्चन में 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट regime and floating exchange rate regime, their merits and demerits of each। हाँ, तुम तो बिग फोर वाले हो, तुम हम गरीब के पास कहाँ करोगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये यश गुप्ता बिग फोर में करना चाहता है, हमारे जैसे गरीब के पास कहाँ पे करेगा? कहाँ मेरी गालियाँ सुनेगा ये? कहाँ 3,000 रुपये में काम करने के लिए, 3-5 जो भी होगा, अब यहाँ पे इतना कम नहीं दूंगा मैं, कहाँ 3-5 हज़ार में काम करने के लिए रेडी होंगे? सब अमीर लोग हैं, इनके मुंह पे खून लग चुका है। ओके, सो
ठीक है, तो आजा 3,000 में काम करने के लिए, और क्या। आइए, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर यूनिट में से इस पे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो समझ लेते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम क्या होता है, दोनों के डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम द रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, रेट बढ़ेगा। डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, रेट कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम द एक्सचेंज रेट इज अनाउंस्ड, समन्ड और डिक्रीड बाय एनी मॉनिटरी अथॉरिटी। यहाँ पे हमारे पास कोई प्री डिटरमाइंड टारगेट नहीं रहता, रेट कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी फ्लक्चुएट हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास प्री डिटरमाइंड टारगेट रहता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम के अंदर ना कोई भी मॉनिटरी अथॉरिटी को ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मार्केट करते जाता है अपने हिसाब से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। यहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटरी अथॉरिटी को ध्यान देना है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम के अंदर जो सेंट्रल बैंक रहती है वो अपने कोर फंक्शन पे फोकस कर सकती है। यहाँ पे कंट्री की करेंसी स्टेबलाइजेशन फोकस करना है। यहाँ पे कोई भी रिजर्व्स नहीं मेंटेन करने पड़ते करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। रिजर्व्स क्यों मेंटेन करने हैं, मैंने आपको बताया, रेट मुझे इतना फिक्स रखना है, रेट इधर जाएगा या इधर जाएगा। इन एनी केस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक रहेगी उसको अपने फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू इसको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि भैया रेट बहुत ज्यादा गिर गया है, सप्लाई करना पड़ेगा, अपने को डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, उसके थ्रू ये रेट वापस यहाँ पे आएगा। सिमिलरली अगर रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है तो फिर उसको कम करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स लेकर आना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग देयर इंडिपेंडेंट फंक्शंस, इनको सबसे ज्यादा तो करेंसी को मैनेज करने में टास्क लग जाता है। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम के अंदर ना एफडीआर एफपीआई वल्नरेबल रहते हैं, वो डर जाते हैं। दे फाइंड द इन्वेस्टमेंट वेरी रिस्की बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। यहाँ पे वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया पता है इनको 6 महीने तक तो रेट चेंज होने ही नहीं वाला है। फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम डिटरमाइन करती है कंट्री की क्रेडिबिलिटी, ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है मार्केट की एफिशिएंसी। बहुत सारी चीज़ें बता दी है। स्टडी हैक टिप्स, मैंने तेरा एक मैसेज रहने दिया था कि अगर सच में जेन्युइन कंटेंट है तेरा तो वहाँ पे देख लेंगे बच्चे। अब 4-4 5-5 बार मैसेज करेगा तो वही इरिटेट हो जाएंगे और पर्पसली सब्सक्राइब लोग भी अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो बेटर है एक बार लिख दिया ना तूने, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो तेरा कुछ मैसेज अजीब सा आ रहा था, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक। वापस तूने डाला, मेरे को मालूम भी नहीं तू कौन है, पर अगर स्टूडेंट के लिए जेन्युइन है तो देख लेंगे। 10 बार डालेगा, क्लास का डेकोरम खराब मत कर, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। क्लियर है? एक बार पढ़ लो या आप पढ़ेंगे? मेरिट से लेकर डीमेरिट्स आप कहाँ पढ़ोगे, मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम, द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री इज मार्केट डिटरमाइंड, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। Under fixed exchange rate regime, also known as pegged exchange rate regime, is an exchange rate regime under which the country's central bank or government announces or decree what its currency will be worth in terms of either another country's currency or the basket of currency or any other standard such as gold. यहाँ पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहता, जो रेट हवा में चल रहा है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज, ये बिल्कुल वैसा है बिटकॉइन की तरह। मतलब बिटकॉइन नहीं है ये, एक्चुअली इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक्चुअली इसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई प्योरली है, डिमांड एंड सप्लाई के पीछे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट छुपे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू है, पर ये टोटली मार्केट डिटरमाइंड है। ये पढ़ते हैं, देयर इज नो प्री डिटरमाइंड टारगेट रेट एंड द एक्सचेंज रेट आर लाइकली टू चेंज एवरी मोमेंट। यहाँ पे पढ़ते हैं, there is no interference on the part of government and central bank. In order to sustain fixed exchange rate, it is not enough that a country pre-announced a fixed parity. It must also concentrate efforts to defend the parity by their willingness to buy or sell foreign reserve whenever the market demands. क्या बोला गया है यहाँ पे? यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे कोई प्री डिटरमाइंड रेट नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं जो हमने रेट एक बार डिटरमाइन कर दिया उसको मेंटेन करने के लिए हमको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। जितने लोगों ने स्कैम 1992 देखा है उन्होंने थोड़ा बहुत सुना होगा, क्या सुना होगा थोड़ा बहुत, कि अपने को मार्केट में पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। और पोजीशन मेंटेन करने के लिए तुमने बार बार सुना है कि उन लोगों ने बोला कि भैया मार्जिन खत्म होने वाली है, मार्जिन खत्म हो रही है, मार्जिन खत्म हो रही है। मतलब क्या है सर, कोई भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ह्यूज रिसोर्सेस लगते हैं। अगर इन्हें यही पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, जो रेट इन्होंने बोल रखा है वही अगर इनको प्रॉपर इंटैक्ट रखना है, तो बहुत ज़्यादा रिजर्व इन्फ्यूज या फिर विड्रॉ करना पड़ता है मार्केट से।
तो कंटिन्यूसली सेंट्रल बैंक को यही फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है रादर देन मॉनेटरी पॉलिसी। ज़रूरत तो नहीं है, ग्राफ की ज़रूरत तो नहीं है, बट इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, इतना इजी है ग्राफ। ये है डिमांड, ये है सप्लाई, बस इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया। हाँ, द रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, द रेट रिमेन स्टेबल, ओनली स्मॉल वेरिएशन, थोड़ा बहुत स्मॉल वेरिएशन तो अलाउड है। हर सेकेंड गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक आएगी नहीं बार बार बोलने की चलो हम रेट को करेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, उसी को पेगिंग बोलते हैं। मेरिट्स क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम अलाउज सेंट्रल बैंक, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम अगर रखा ना अपन ने, यानी मार्केट डिटरमाइन, तो अलाउ करता है वो गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल बैंक को कि तुम अपना इंडिपेंडेंटली मॉनेटरी पॉलिसी पर ध्यान दो, हम पे ध्यान मत दो। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम अलाउज एक्सचेंज रेट टू बी यूज एज अ पॉलिसी टूल, द सेंट्रल बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन। सबसे बड़ी बात, फायदा क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम में आपको कोई रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर नुकसान क्या है? बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और मार्केट में रिस्क बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा रेट फ्लक्चुएट करता है, तो जो लोग करेंसी में भी ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए खतरा, और दूसरी बात अगर आप गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उनको भी खतरा। अब अपन बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम का फ़ायदा। एंश्योर स्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टेबिलिटी रहती है, अवॉइड करता है फ्लक्चुएशन, डिसिप्लिन बताता है, और मैंने आपको लास्ट में बताया था क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसीज़ की। नुकसान क्या है? सारा काम दाम छोड़ के इनको यही मैनेज करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? हुआ यहाँ तक क्लियर? तो कुछ लोग जुड़े हैं अभी नए, मैं उनको बता दूं, संडे को आपका क्विज होने वाला है, ठीक है? क्विज अगेन आई ऑलवेज टेल यू, क्विज में से फ्री में नहीं लेता हूँ, मैं ही कुछ खर्चा करता हूँ। तो फर्स्ट विनर को अमेज़ॉन का 1000 का वाउचर दूंगा और सेकंड वाले को 600 का, और फिर एक और टेस्ट होगी, एक तो होगी कॉस्टिंग की दोपहर में MCQ फॉर्मेट में, जिसमें मोस्टली फार्मूलाज पूछूंगा, और सेकंड क्विज रहेगा आपका FMECO का, वो संडे को रहेगा 8, 8:30 से 9:30। फर्स्ट विनर को 1000 का फटका मतलब मेरी जेब से पड़ेगा, मैं उसको देगा 1000 का अमेज़ॉन का वाउचर, और दूसरे को मिलेगा 600 का अमेज़ॉन का वाउचर, ठीक है जी? तो मैं बता दूँ, कुछ लोग ज्वाइन हुए तो मैंने सोचा बता दूँ, सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। एक बार पढ़ लो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अब ख़त्म ही होने वाला है। 96 छोटा है, 97 छोटा है, 98 छोटा है, 99 छोटा है, 100 बड़ा है, 101, 102 ख़त्म, आज का टारगेट ख़त्म। टारगेट बेस्ड पढ़ाई पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ मैं। तुम बेसिक डिफरेंस समझ लोगे ना, तुम कंट्री को समझ पाओगे। इंडिया के अंदर मोर और लेस फ्लोटिंग फॉलो किया जाता है, पर प्योर फ्लोटिंग नहीं है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। तो एक एंड पर है फिक्स्ड, एक एंड पर फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर है फ्लोटिंग, दोनों पोल्स अपार्ट हैं। इंडिया में ज़्यादा करके फ्लोटिंग है, थोड़ा बहुत फिक्स्ड है। सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? सबसे पहला, इट इज़ अ वाइड रीचिंग मार्केट, वर्ल्ड वाइड मार्केट है, ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं, इट अ वाइड रीचिंग मार्केट एंड ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड। लार्जेस्ट मार्केट इन द टर्म्स ऑफ कैश वैल्यूड इन्वॉल्व, तो सबसे बड़ा मार्केट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रेड, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसी की होती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओवर द काउंटर एंड नो फिजिकल लोकेशन, ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्टली करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं, आपको कोई लाइसेंस वगैरह की सच ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। ओवर द काउंटर भी होता है हाँ, लेकिन अगर आपको बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल फुलफिल करने हैं या कन्वर्ट कर दें तो आपको ऑब्वियसली लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। देयर इज़ नो सेंट्रल ट्रेडिंग लोकेशन, घर पे बैठकर किसी भी कोने में बैठकर आप कर सकते हो। नो सेट आवर्स, 24 घंटे चलता है मार्केट। मार्केट पार्टिसिपेंट हु डिमांड एंड सप्लाई करेंसी रिप्रेजेंट देमसेल्फ थ्रू फॉरेक्स डीलर, तो भैया डायरेक्टली मैं जाके फॉरेन करेंसी खरीद बेच नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डी मार्ट में गया तो बोला $500 का कन्वर्ट करके ले आया, यानी रुपी को $500 में कन्वर्ट करके ले आया, ऐसा नहीं होता है। आपको बैंक या फॉरेक्स डीलर के थ्रू ऑपरेट करना है, एंड इट ऑपरेट्स
विथ अ वेरी नैरो स्प्रेड, यानी बाइंग रेट और सेलिंग रेट में बहुत कम फर्क रहता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए। तो इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 के 6 आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले इट इज़ अ वाइड रीचिंग मार्केट एंड इट इज ट्रेडेड वर्ल्ड वाइड। सेकेंड है लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ कैश इन बॉन्ड। थर्ड है ओवर द काउंटर मार्केट, नो फिजिकल लोकेशन, नो सेट ट्रेडिंग आवर्स, नो लोकेशन, कहीं से भी आप कर सकते हो। पांचवा वेरी नैरो स्प्रेड पे ऑपरेट करता है। और छठा, आप डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते, यू हैव टू ऑपरेट थ्रू बैंक और की फॉरेक्स डीलर। जी जी रंजीत, बनाऊंगा उसका एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी यूज़ ही नहीं किया है वो एप्लीकेशन, तो मैं बताऊंगा। ठीक है। हम्म, देख लो, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। वैसे मैं आपको मैराथन में याद करवा चुका हूँ। आज क्या है, 28 तारीख है ना? 2 तारीख को तुम्हारी एग्ज़ाम होने वाली थी, है ना? नहीं, कोई बात नहीं। चालू हो गया क्या? पबजी मत देखो यार, पबजी क्या, पबजी मत खेलो, फालतूगिरी है पबजी, समय वेस्ट है उसमें, प्रोडक्टिव कुछ निकल के नहीं आएगा। मत बोलो ऐसा रंजीत, ऐसा मत बोलो। तुम्हारा तो आर्टिकलशिप का मीटर चल रहा है, बाकी लोगों का क्या? ओके, व्हाट आर द डिफरेंस रोल प्लेड बाय द पार्टिसिपेंट? नाउ हु आर द पार्टिसिपेंट? सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल बैंक। दूसरा है गवर्नमेंट। तीसरा है कमर्शियल बैंक। चौथा है एमएनसी, आर्बिट्राजर, स्पेक्यूलेटर, एनबीएफआईज, ये सब लोग हैं करेंसी बाय और सेल करते हैं। अब देखो, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की, तो ये सबसे बड़े प्लेयर है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये क्यों लेते हैं भैया करेंसी? टू contain the volatility of exchange rate to avoid sudden and large appreciation or depreciation on domestic currency, to maintain stability in the exchange rate in keeping with the requirement of national requirement। तो भैया दो चीज़ें हैं। सेंट्रल बैंक को भैया तो कुछ फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे नहीं है, कुछ सामान खरीदता बेचता तो है नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता नहीं है, फिर भी इतना फॉरेक्स क्यों रखता है? सडन वोलेटिलिटी अगर आ गई मार्केट में तो उसको हटाना है और मेंटेन करके रखना है एक्सचेंज रेट को। तो ये दो रीजन से सेंट्रल बैंक परचेज करता है। और अगर आप फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम में हो तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा करेंसी बाय और सेल करनी पड़ती है। वापस से बोलता हूँ, सेंट्रल बैंक की बात करता हूँ। सेंट्रल बैंक को करेंसी चाहिए रहती है। क्यों चाहिए रहती है करेंसी? सबसे पहले तो एक्सेसिव फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी आ गई मार्केट में, उसको स्मूथ करने के लिए। सडनली मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, रेट शूट अप हो सकता है, तो सप्लाई बढ़ा देते हैं। सडनली मार्केट में डिमांड बहुत कम हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे समय क्या प्राइस करेंसी बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती है, तो फिर ये डिमांड क्रिएट करते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्यों करता है? एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए, दूसरा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। कमर्शियल बैंक क्यों करती है? कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर करती है, उसके कस्टमर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन करने होंगे इसलिए करती है। आइदर फॉर देयर क्लाइंट और ऑन देयर ओन अकाउंट एज ए स्पेक्यूलेटर, आर्बिट्राजर और बोथ। तो भैया सबसे ज़्यादा करेंसी का नॉलेज तो वैसे भी कमर्शियल बैंक को ही है, उनके पास समय भी है और उनको नॉलेज भी है। तो एज अ स्पेक्यूलेटर एंड एज अ आर्बिट्राजर दोनों तरह वो काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरे को। सेंट्रल बैंक क्यों लेता है? करेंसी का एक्सेसिव फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए, पहला रीजन। और दूसरा रीजन, करेंसी का एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन करना। कमर्शियल बैंक क्यों लेता है? क्लाइंट के बिहाफ पर ट्रांजेक्ट करने के लिए या फिर स्पेकुलेशन और आर्बिट्राज करने के लिए। गवर्नमेंट क्यों लेती है? जो सेंट्रल बैंक का काम है वही काम है गवर्नमेंट का करेंसीज को लेके। फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्यों लेते हैं? अगेन सेम, फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्यों लेते हैं? क्योंकि जो बैंक क्यों लेता था, बैंक अपने क्लाइंट के बिहाफ पर लेता था, सेम ये लोग भी वही करते हैं। मल्टीनेशनल फर्म, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर्स एक्सेट्रा, ये सब भी अपने पास रखते हैं करेंसी। आर्बिट्राजर्स, आर्बिट्राजर्स एंड स्पेक्यूलेटर। आर्बिट्राजर मैंने आपको बता दिया, स्पेक्यूलेटर यानी कि जो वेट करते हैं प्राइस बढ़ने के लिए। सी इंडस्ट्री से रिलेटेड, हाँ सी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या पूछना, पूछ लेना भैया।
हु वॉन टुडे मैच। तू तेरी ग्रामर नहीं समझ में आया मुझे, वैसे ग्रामर मेरा भी ख़राब है, पर ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हु वॉन टुडे मैच। तू अगर आगे का पूछ रहा है तो हु विल विन टुडेज मैच आएगा। अगर तू पास्ट का पूछ रहा है तो हु वॉन टुडेज मैच, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन मार्क आएगा उधर, ठीक है। और अगर मैच हो चुका है, मेरी बात सुन, अगर मैच हो चुका है तो गूगल पे चेक कर, और अगर मैच होने वाला है तो तू वेट कर। और ये क्या नाम एनपी लिख दिया है, नेट प्रॉफिट। अरे भाई नाम सुधार वापस से। सर किस किस को चाहिए रहती है पैसों की रिक्वायरमेंट? सर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, एमएनसीज, एनबीएफआईज, स्पेकुलेटर आर्बिट्राजर एंड फॉरेक्स डीलर। मैं अब किसी की फीलिंग नहीं समझना चाहता। ये 8 हो गए, यहाँ पे लिखे 7 हैं, 8 हो गए। अच्छा मैंने आर्बिट्राजर स्पेकुलेटर को अलग अलग लिखा, ठीक है। फीलिंग नहीं समझनी किसी की, फीलिंग समझना एक धोखा है। एग्ज़ाम दे लो, नवंबर में फिर से मौका है। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? अरे क्या बकवास, बच्चों से ये पूछते क्या सर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन बोला कि बच्चे सीधा वियर एंड टीयर लगा के आ जाते हैं। कुछ नहीं है सर, फटा टूटा लगा के आ जाते हैं। वियर एंड टीयर का मतलब क्या सर? फटा टूटा। डेप्रिसिएशन मतलब क्या सर? घस गया एसेट, फट गया, टूट गया, वहाँ डेप्रिसिएशन। किसी से भी पूछो यार, फाइनल के बच्चे से पूछते हैं, मैं आज ही पूछता हूँ अगर मान लो ऐसे, भाई डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताओ, इट इज़ वियर एंड टीयर। अरे थोड़ा लॉजिकली बताओ ना, डेप्रिसिएशन क्या है? अनसब्सक्राइब, मेक टीम ऑन टीम एंड गेट अ चांस टू विन 1 करोड़। अच्छा, अनसब्सक्राइब क्या अनसब्सक्राइब किया? पीयूष रायजा ने कुछ तो भी अनसब्सक्राइब किया। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन मीन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, depreciation means decrease in the value of currency. When you are able to buy more number of currency, when you are able to buy more currency with the given currency, अगर आपके पास $1 है, अगर मैं यूएस का सिटीजन हूँ, मेरे पास $1, मैं ज़्यादा रुपी बाय कर पा रहा हूँ, तो आई कैन से माई करेंसी इज एप्रिशिएटिंग, ठीक है। अगर मैं इंडियन हूँ, तो अगर मुझे जितनी कम रुपी देने पड़े, जितने कम रुपी देने पड़े और मेरे को $1 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब जितने ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे फॉर $1, देन दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स increase, depreciation means decrease in the value of currency, appreciation means increase in the value of currency. The currency is said to be have appreciated if one is able to purchase more of other currency against it after appreciation. It means that if one is able to get more rupees for the same value of dollar. ये तो appreciation की definition हो गई, ये तो appreciation हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? अब आप ज़्यादा बाय कर पा रहे हो। पहले क्या हो रहा था, आप $1 दे रहे थे, लेट से रुपी डॉलर का रेट कितना चल रहा है, लेट से $1 या फिर $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपी, रुपी डॉलर का ये रेट चल रहा है, ठीक है। तो पहले आप कितनी करेंसी बाय कर पा रहे थे $1 के अंदर? 1 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है? पहले आप बाय कर पा रहे थे 0.02। अगर अब आप 0.03 बाय कर पा रहे हो, देन आई विल से द करेंसी हैज एप्रिशिएटेड। सो करेंसी का एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। सो व्हेन यू आर एबल टू बाय मोर करेंसी, more other currency with 1 unit of given currency, it is called as appreciation. When you are able to buy less of other currency with the given currency, it is called as depreciation. तो appreciation में वैल्यू इंक्रीज होती है, depreciation में वैल्यू डिक्रीज होती है। depreciation में अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट एप्रिसिएशन से रिलेटेड था, ये वाला पॉइंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, ठीक है। ये वाला फिर से डेप्रिसिएशन है,
और ये वाला एप्रिसिएशन है, यानी ये पॉइंट को इधर भेज दो, ये पॉइंट को इधर भेज दो, ऐसा हो गया। सीए फाउंडेशन की क्लास 8 बजे है, अन अकेडमी पर आज आपकी क्लास। नहीं नहीं नहीं, यूएसए के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन नहीं नहीं। चलो तुमने क्वेरी रेस कर दी, मैं भी सोच ही रहा था थोड़ा डिटेल में जाऊँ, वैसे मैं मैराथन में बता चुका हूँ। ये पॉइंट इधर भेज देना, ये पॉइंट इधर भेज देना बस। लेट से रुपी डॉलर कोट इज 50 रुपीज़, यानी कि एक डॉलर अगर मेरे पास है तो उसकी वैल्यू 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ की इक्वेलेंट है। यहाँ रुपी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब अगर मान लो, इसका मतलब ये कि अगर मैं 50 रुपये लेकर जाता हूँ तो मेरे को $1 मिलता है। करेंसी डेप्रीशिएट होने का मतलब क्या हो गया, करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, यानी कि ये रेट हो गया 60। अब मुझे 60 रुपये देने पड़ते हैं तब जाके मुझे $1 मिलता है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि ये करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, या फिर उल्टा मेरे करेंसी की वैल्यू गिर गई। सो व्हेन आई हैव टू यूज मोर ऑफ माई करेंसी टू बाय 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। पर अगर यही रेट 45 हो जाता तो दिस मीन्स दैट दिस इज एप्रिसिएशन। नाउ आई हैव टू पे लेस फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, देन इट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन में क्या होता है, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। पहले वही कमोडिटी के लिए मेरे को 60 रुपये देने पड़ते थे, अब 45 रुपये देने पड़ते हैं। इन शॉर्ट द वैल्यू ऑफ माई करेंसी हैज इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन। तो आ जाओ कृष्णा, फ्री में ही है वैसे भी वो। सो एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अगर रेट है 50 से 45 गया, दिस इज एप्रिसिएशन। 50 से 60 गया, दिस इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। नाउ आई हैव टू यूज लेसर ऑफ वन करेंसी टू बाय 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, दिस इज एप्रिसिएशन। व्हेन आई हैव टू यूज मोर ऑफ माई करेंसी, यानी कि सर पहले देखो ना 50 रुपये तो $1 आ जाता था, अब साला 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब मेरे पैसे की कोई औकात ही नहीं रहेगी, अब तो मेरे को ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। सो दिस इज द कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। पढ़िए, द करेंसी इज सेड टू हैव एप्रिशिएटेड, ये पॉइंट इधर लिख देना, इफ वन इज एबल टू परचेस मोर ऑफ अदर करेंसी अगेंस्ट इट आफ्टर एप्रिसिएशन। उल्टे एंगल से बोला, कहाँ गया, हाँ, पहले मैं 0.02 इतने डॉलर परचेस कर पा रहा था 1 रुपए के अंदर। क्या बोला मैंने, 1 रुपए के अंदर $0.02 परचेस कर रहा था। करेंसी एप्रिशिएट हो गई तो देखो कितने बाय कर पा रहा हूँ, 1/45। अब मैं 0.22022 बाय कर पा रहा हूँ। करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो 1, तो अगर मैं अपने पैसे से ज्यादा बाय कर पा रहा हूं, एप्रिसिएशन। कम बाय कर पा रहा हूं, डेप्रिसिएशन। अगर कम पैसे देने पड़ रहे हैं कमोडिटी बाय करने के लिए, एप्रिसिएशन। ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, बेस से कंपेयर करना एप्रिसिएशन, हाँ, बेस से कंपेयर करना। कभी कोई बेस लेना, तो एक बार वापस से पढ़ना। अभी इन्होंने बाइंग के एंगल से बोला है, तो मेरा करेंसी का रेट 50 से 45 हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ करेंसी एप्रिशिएट हुई? हाँ। अ करेंसी इज सेड टू हैव एप्रिशिएटेड इफ वन इज एबल टू परचेस मोर ऑफ अनदर करेंसी। 0.02 की जगह 0.022 बाय कर पा रहा हूँ आफ्टर एप्रिसिएशन। इट मीन्स दैट वन इज एबल टू गेट मोर रुपी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ डॉलर आफ्टर एप्रिसिएशन। अभी यहाँ पर इन्होंने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डॉलर के एंगल से बोला, मैंने रुपी के एंगल से बताया। एप्रिसिएशन, द करेंसी इज सेड टू हैव डेप्रिशिएटेड, ये डेफिनेशन इधर लिखना, ये इधर लिखना, मैंने आपको पहले ही बोला। द करेंसी इज सेड टू हैव डेप्रिशिएटेड इफ इज एबल टू परचेस लेस ऑफ अदर करेंसी। देखो मेरे पास 1 रुपया था, 1 रुपये में पहले मैं $0.02 ले पा रहा था, अभी $0.016 ले पा रहा हूँ। करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, हाँ। The currency is said to be depreciated if one is able to purchase less of other currency against it after depreciation। ठीक है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में करेंसी लेस वैल्यूएबल होती है, एप्रिसिएशन में करेंसी मोर वैल्यूएबल होती है। सपोज रुपी डॉलर रेट इज 72 और वो हो गया 75। 72 से 75 हो जाना इज डेप्रिसिएशन।
दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज। बच्चा इंडिया का डेप्रिसिएशन हुआ, यूएस का एप्रिसिएशन हुआ, ये याद रखना। अच्छा रेट था 72, हो गया 69, तो भैया 69 पे क्या हुआ, 69 पे क्या हुआ, 69 पे हो गया एप्रिशिएट, और यूएस के लिए हो गया डेप्रिशिएट। ठीक है, ठीक है, तो भैया 72 से 69 हो गया, तो करेंसी हो गई इंडिया के हिसाब से हो गई एप्रिशिएट। अब $1 बाय करने के लिए 69 रुपीज देने पड़े, औकात बढ़ गई मेरी करेंसी की, और यूएस के लिए हो गया डेप्रिशिएट। चले चले, आई एम गुड क्रिकेट प्लेयर। चलिए बढ़े आगे। तो इतना ही याद रखना, करेंसी वैल्यूएबल हुई एप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू कम हो गई डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये बाय सेल नहीं लिख पाए तो ठीक है, इतना दिमाग मत लगाना उस पर। अब ये एक अलग दिमाग खाने वाली चीज़ है कि डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट, मेरे को तो समझ में नहीं आता 2 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट तक पूछती क्यों है। चलिए जी, अब ये भी समझ लो, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट। याद रखना, एक ही चीज़ याद रखना, रुपी डॉलर, इतना याद रखना बस, रुपी डॉलर। तुम कौन हो, सर मैं हूं हिंदुस्तानी, इतना याद रखना, सर मैं हूं हिंदुस्तानी, और ये है रुपी अपॉन डॉलर। बेटा रुपी डॉलर कोट को बोलते हैं डायरेक्ट कोट। माने कि सर न्यूमरेटर में रहता है होम करेंसी और डिनोमिनेटर में रहता है फॉरेन करेंसी। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो करेंसी रहता है उसको अपन बोलते हैं बेस करेंसी, और जो ऊपर करेंसी रहता है उसको बोलते हैं काउंटर करेंसी। अब देखो चीजें कैसे क्लियर होती है। अगर मैं हिंदुस्तानी, उसमें इतना याद रख रहा है, हिंदुस्तानी डायरेक्ट कोड। अब बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। इस डायरेक्ट कोड को अमेरिकन कोड भी बोला जाता है, अमेरिकन कोड। ठीक है, डायरेक्ट कोड के अंदर क्या रहता है, न्यूमरेटर को बोलते हैं काउंटर करेंसी, डिनोमिनेटर को बोलते हैं बेस करेंसी। काउंटर करेंसी जो रहती है वो होम करेंसी रहती है, बेस करेंसी रहती है वो फॉरेन करेंसी रहती है। बात समझ में? क्या बताता है सर ये, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ, क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ होम करेंसी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ होस्ट करेंसी, सॉरी बेस करेंसी या फॉरेन करेंसी। वापस से बोलता हूं सर, मतलब क्या है डायरेक्ट कोड का, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ होम करेंसी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। यानी अगर रुपी डॉलर 70 है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ होम करेंसी 70 कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ $1। इसको बोले जाता है रुपी डॉलर कोड। अरे बहुत घुमा फिरा के चीज है, बहुत सारी चीजें बताई। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। इसका उल्टा जो कोट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट कैसे निकलता है, 1 अपॉन डायरेक्ट कोट। बिल्कुल इसका उल्टा कर देना, रुपी डॉलर की जगह डॉलर रुपी कर देना। जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर करेंसी। तो यहाँ पे काउंटर करेंसी कौन सी होगी, फॉरेन करेंसी। यहाँ पे काउंटर करेंसी होम करेंसी थी। यहाँ पे बेस करेंसी हो गई होम करेंसी, यहाँ पे बेस करेंसी थी फॉरेन करेंसी। तो ये एक डिफरेंस। इसको यूरोपियन कोड भी बोलते हैं, EUROPEN, यूरोपियन कोड भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट कैन बी ब्रॉट विथ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। बात समझ में? इतने ही है कंपैरेटिव पॉइंट्स। डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ 1 करेंसी दैट इज होम करेंसी that can be exchanged for 1 unit of foreign currency. Indirect, number of unit of foreign currency that can be obtained for 1 unit of home currency, known as, yes, उल्टा बोल दिया। डायरेक्ट कोट इज नोन एज यूरोपियन कोड एंड इनडायरेक्ट कोट इज नोन एज अमेरिकन कोड। सर अमेरिकन उल्टे है ना, इसलिए इनडायरेक्ट बोलना। अच्छा, डायरेक्ट कोट में बेस करेंसी नीचे कौन सी थी, फॉरेन करेंसी। काउंटर करेंसी कौन सी थी, होम करेंसी। इनडायरेक्ट में उल्टा, बेस करेंसी लोकल करेंसी हो जाएगी, काउंटर करेंसी फॉरेन करेंसी हो जाएगी। तो अगर मैंने बोला रुपी डॉलर, देखो ऐसे लिखा है 67, तो ये डायरेक्ट कोड। और अगर इस तरीके से लिख रहा हूं तो ये रहा है इनडायरेक्ट कोड। तो इसको बोलते हैं अमेरिकन कोड, इसको बोलते हैं यूरोपियन कोड। सारे पॉइंट मैंने कवर किए। अब बस 2-3 क्वेश्चन है, कवर करते हैं। ये करके जाना आप एग्जाम से पहले। बस इतना याद रखना, मैं हिंदुस्तानी हूँ, रुपी डॉलर लिखता हूँ, यहाँ से कहानी शुरुआत कर देना।
ओके, अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, हो सके तो आप लोग जिंदा लाशें जवाब देंगी। होम करेंसी डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? होम करेंसी डेप्रिशिएट होना, एग्जांपल सिंपल लो, करंट रेट चल रहा है समझो 50, वो अगर हो गया 45 तो ये हो गया एप्रिशिएट, और अगर मान लो हो गया 60 तो हो गया डेप्रिशिएट। ऐसे याद रखना, 40 ले लो, ठीक है। तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा क्या करेंसी डेप्रिसिएशन से? करेंसी डेप्रिसिएशन से फायदा होगा क्या? ऑब्वियसली उसको फायदा होगा। क्यों सर? ऑब्वियसली उसको फायदा होने वाला है। पहले उसने $1,00,000 की इनवॉइसिंग करी थी, पहले उसको 50 लाख रुपए आने वाले थे, अब उसको 60 लाख आएंगे। पर अगर करेंसी अप्रिशिएट हो गई, 50 की जगह 40 हो गई, तो एक्सचेंज के टाइम 50 लाख की जगह 40 लाख उसके हाथ में आएंगे। दूसरे एंगल से भी इसको पकड़ सकते हैं अपन, दूसरे एंगल से भी बताता हूं। लेट से तुमने 50 लाख रुपए की बिलिंग करी, 50 लाख की बिलिंग करी तुमने, अगर मान लो रेट हो गया 60, तो बताओ कितने डॉलर की इनवॉइस हुई? सर 83,333 की। और अगर रेट हो गया 45 का, तो तुमने बिलिंग करी 1,111,111। तो कहने का तात्पर्य क्या है सर? करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो फिरंगी को या तो सामान महंगा पड़ेगा, करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो फिरंगी को सामान सस्ता पड़ेगा, तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोनों एंगल से देख लिया। या फिर समझ लो मेरे पास सीधा $1,00,000 आने वाले हैं, $1,00,000 आने वाले हैं, करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो साहब मेरा नुकसान है, करेंसी अप्रिसिएशन पे मेरा नुकसान है ना। ये अप्रिसिएशन होगा, करेंसी अप्रिसिएशन पे फिरंगी को $1,11,111 देने पड़ेंगे, करेंसी डेप्रिशिएट होने पर 83,333 रुपए देने पड़ेंगे। तो जब भी डेप्रिसिएशन होगा एक्सपोर्टर ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि फिरंगी का भी फायदा इसका भी फायदा। दूसरा एंगल से लो, लेट से मुझे $1,00,000 आने वाले, फिरंगी फिक्स $1,00,000 देने वाला है, अगर रेट हो गया है 45 या 40, तो करेंसी क्या हो गई? करेंसी हो गई आपकी अप्रिशिएट। तो मेरे हाथ में जहां 1,00,000 इंटू 50 लाख आने वाले थे, अब मेरे पास 40 के हिसाब से 40 लाख आएंगे। वही करेंसी अगर आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है तो ये रेट हो जाता है 60 और आपके हाथ में 60 आता है। तो एक्सपोर्टर के एंगल से हमेशा बेनिफिशियल है। उल्टा कर लो इंपोर्टर के एंगल से, इंपोर्टर को हमेशा करेंसी एप्रिसिएशन फायदा देगी। क्यों सर? लेट से उसको $1,00,000 लौटाने हैं और रेट हो गया 45 या 40 हो गया, तो अब उसको 50 लाख लौटाने थे, मतलब रुपी टर्म्स में उसको 40 लाख ही लौटाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो करेंसी होगी डेप्रिशिएट, रेट हो गया 50 से 60, तो उसको $1,00,000 अगर रेमिट कर रहे हैं तो उसको 60 लाख रुपए लगेंगे। इज दिस क्लियर? यस 11 ठीक है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, if imported goods are occupying significant portion of the country's consumption there will be inflation। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा हाई इंपोर्ट, और करेंसी का रेट 50 था, 50 से 40 हो गया, यानी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, तो क्या होगा भैया? फायदा होगा ऑब्वियसली, सस्ते में सामान आ रहा है। पहले 50 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, अब 40 लाख ही देने पड़ रहे हैं। पर अगर मान लो करेंसी डेप्रिशिएट हो गई और करेंसी डेप्रिशिएट होकर 60 हो गई, तो भैया अब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता हूँ तो मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये एक नुकसान है। अगर मैं एक मेजर इंपोर्टर हूँ, एक्सपोर्ट करता ही नहीं, मेजर इंपोर्टर हूँ, और कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन छोड़ो, अप्रिसिएशन हो गया करेंसी का, तो भैया ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन हो गया, 60 हो गया रेट, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है क्या ये? इफ इम्पोर्टेड गुड ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन देयर विल बी इन्फ्लेशन। इफ इम्पोर्टेड इनपुट्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वहीं अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, करेंसी अगर आपकी डेप्रिशिएट हो गई यानी कि 60 की हो गई, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, डेप्रिशिएट हो गई 60 की हो गई तो नुकसान हो गया। और वहीं अगर एप्रिशिएट कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 50 की जगह 40 करते, तो जहाँ 50 लाख लौटाने तब 40 लाख ही लौटाने, यानी मेरा जो प्रोक्योरमेंट लैंडेड कॉस्ट है वो कम हो गया। लैंडेड कॉस्ट कम होने से क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इफ इंपोर्टेड गुड ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन डोमेस्टिक कंजम्पशन देयर विल बी रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक डिमांड
डोमेस्टिक डिमांड। अगर करेंसी, पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, डेप्रीशिएट, करेंसी डेप्रीशिएट होने से क्या हो जाएगा, करेंसी डेप्रीशिएट होने का मतलब क्या, 50 से 60 हो गया, 50 से रेट जैसे ही 60 हो गया, इंपोर्ट पड़ गया महंगा, एक्सपोर्ट हो गया सस्ता। अगर इंपोर्ट महंगा पड़ने लग गया तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और वही अगर करेंसी एप्रिशिएट हो गई, 50 की जगह उठ के 40 रुपए हो गया, तो इंपोर्ट पड़ेगा सस्ता और एक्सपोर्टर अब एक्सपोर्ट करेगा नहीं, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखो समझ में आ रहा है क्या, एप्रिसिएशन डिक्रीज द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट इन रिलेशन टू गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री एंड डाइवर्ट स्पेंडिंग ऑफ द डोमेस्टिक गुड टू द फॉरेन गुड्स, इंक्रीज डिमांड फॉर द फॉरेन गुड, डिस्करेज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे बड़ा नुकसान है ना इंडिया में, सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है। और सर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो क्या हो रहा है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है, एक्सपोर्ट सस्ता पड़ रहा है, इंडिया में कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। फैक्टर मोबिलिटी, करेंसी डेप्रिशिएट होना यानी कि सर 50 से 60 हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, 50 से 60 हो गई, अब लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे क्या, हाँ। तो जितने भी लोग, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, यानी कि सर लेबर की बात करते हैं, तो लेबर क्या करेगा, नॉन ट्रेडेबल सेक्टर से जाके ट्रेडेबल सेक्टर में चला जाएगा, नॉन ट्रेडेबल से उठ के ट्रेडेबल में चला जाएगा। नॉन ट्रेडेबल मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं है, ट्रेडेबल सेक्टर यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। वहीं अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, 50 से 40 हो जाती है, तो ऑब्वियसली कोई एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं, हर कोई इंपोर्ट करेगा, यानी कि लोग उठ के ट्रेडेबल सेक्टर से नॉन ट्रेडेबल में उठ के आ जाएंगे। प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बिकम प्रॉफिटेबल, सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंड्यूस्ड टू मूव इनटू ट्रेडेबल गुड सेक्टर आउट ऑफ नॉन ट्रेडेबल। और यहां पर बिल्कुल उसका उल्टा बताना है। वेजेस, जैसे ही तुम्हारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी, 50 से 60 हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा या फिर इंपोर्ट कम होगा, जो भी केस होगा, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन होगा तो लेबर ज्यादा पैसा मांगेगा, यहाँ पे लेबर कम पैसा मांगेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड, by lowering export price, currency depreciation increase the global competitiveness of the domestic firm, increases the volume of export and promote trade। ऑब्वियसली सर जैसे ही आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, और यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा। फॉरेन करेंसी डेट, भैया बस यहाँ पर एक नुकसान दिख के आता है मेरे को, लेट से तुम्हें चाइनीज गवर्नमेंट को $1,00,000 देना है, $1,00,000 देना है, करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, 50 से 60 हो गई, अब $50,00,000, 50 लाख रुपए की जगह 60 लाख रुपए लगेंगे। वही करेंसी एप्रिशिएट हो जाती तो 50 लाख की जगह 40 लाख लगती। तो एक जगह नुकसान है अगर तुमने फॉरेन से लोन ले रखा है, तो बाकी जगह तो फायदे ही फायदे इंडिया के केस में। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर सारे फायदे ही फायदे हैं तो हर कंट्री अपनी करेंसी को स्ट्रांग क्यों बनाने पे लगी रहती है, वीक क्यों नहीं बनाती। वीकनेस के तो फायदे ही हैं, एक्सपोर्टर का फायदा है, कंपिटिटिवनेस कम हो जाती है, कंट्री ट्रेड कम करती है, बहुत सारे इश्यूज हैं। You can get it on my Telegram channel. प्रॉफिट ऑफ बिजनेस फर्म, तो भैया प्रॉफिट सीधी सी बात है, एक्सपोर्टर का बढ़ता है, इंपोर्टर का कम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपोर्टर का कम होता है। इनवर्ड रेमिटेंस, बेटा तुम्हारे पास पैसा आने वाला था, $1,00,000 आने वाला था, इनवर्ड रेमिटेंस के केस में फायदा हो जाएगा, पहले तुम्हें 50 लाख मिलने वाले थे, अब 60 लाख मिलेंगे, यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। एंड करंट अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर भी करंट अकाउंट बैलेंस की सिचुएशन बतानी है। वैसे मैं करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रीज़न है क्योंकि करंट बैलेंस डिपेंड करता है कि आपका इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। अभी देखो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, लेट से आपको $1,00,000 का आपने एक्सपोर्ट किया और $5,00,000 का इंपोर्ट किया, ठीक है, तो करेंसी डेप्रीशिएट हो गई तो एक्सपोर्टर का तो बल्ले बल्ले भाई, उसका फ़ायदा, पर इंपोर्टर भी तो है तेरी कंट्री में, उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, तो बैलेंस अनफेवरेबल हो जाएगा। पर यही सिचुएशन ऐसी होती है, ये 4 लाख है और ये 1 लाख है, तो सिचुएशन बहुत फेवरेबल होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके ऐसे 4 केसेस बनेंगे, इसलिए ये पॉइंट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। करंट बैलेंस डिपेंड करेगा आपका इंपोर्ट प्रपोर्शन और एक्सपोर्ट प्रपोर्शन कितना है। अगर एक्सपोर्ट प्रपोर्शन ज़्यादा है तो भैया करेंसी डेप्रिसिएशन फायदेमंद है,
इंडिया के केस में ना बेटा इंपोर्ट प्रपोर्शन ज़्यादा है, तो इंडिया के केस में करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, माना, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा है। इंपोर्टर के लिए तो नुकसान ही है ना, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो भैया करेंसी डेप्रिशिएट होने का कुछ फायदा है नहीं। पढ़िए, इफ द एक्सपोर्ट अर्निंग राइजेस फास्टर देन इंपोर्ट स्पेंडिंग देन करंट अकाउंट विल इंप्रूव, however the impact will be not substantial if export volume does not increase beyond a reasonable level। यानी कि इंडिया के केस में करेंसी डेप्रिसिएशन के 100 फायदे तो तुमने सुने, पर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अपने यहाँ नुकसान ज्यादा है, इंपोर्टर्स ज्यादा है सर, नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। वहीं अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है ना, तो इंपोर्टर का फायदा है। तो इंडिया के केस में जितनी स्ट्रांग बनाएंगे अपन करेंसी को, उतना ज्यादा कंट्री का फायदा है, इंपोर्टर्स का फायदा है, एक्सपोर्टर का नुकसान है। पर हमारी कंट्री एक्सपोर्टर को प्रमोट करती है, इंपोर्टर्स को नहीं करती है। तो बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिफ्लेक्ट द ट्रू फिस्कल हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक इलुसिडेट। तो अंदर कुछ भी भलता आंसर लिखा है उन्होंने, यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखो। फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम, जो डायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिटरमाइंड रहता है, लेकिन यहाँ पर सारी बुराइयां लिखने वाले हैं उसकी। वापस से पढ़ो क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिफ्लेक्ट द ट्रू फिस्कल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर ही तो इन्होंने फ्लेक्सिबल की बुराई करी है। पढ़ते हैं, द फिस्कल हेल्थ ऑफ द कंट्री हुज करेंसी डेप्रिशिएट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड with the rising export earning and falling import payment and consequent impact on current account balance. Widening current account deficit is danger signal as far as the growth prospect of the overall economy is concerned. If the export earning rises faster than import spending, then current account will improve. मैंने आपको अभी बताया करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो फायदा है, it will improve, otherwise not. Foreign investors are likely to be uncertain or highly cautious before investing in a country which has high exchange rate volatility। तो चलो अब बुराई शुरू कर दी। उन्होंने बोला जिस कंट्री में एक्सचेंज रेट वोलाटिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, वहाँ बाहर से लोग इन्वेस्ट करने नहीं आते। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आर कैरेक्टरिस्टिकली वल्नरेबल विथ लोकल एक्सचेंज वीकनेस, लोकल करेंसीज वीकनेस। Therefore, foreign portfolio investment flow into debt and equity as well as foreign direct investment flows are likely to shrink. They shoot up the capital deficit। क्या बोला सर, करेंसी जैसे ही डेप्रिशिएट होना चालू हो जाती है ना, करेंसी डेप्रिशिएट होना चालू हो जाती है, वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो फॉरेन कैपिटल जो लेकर आते हैं वो या तो अपना पैसा विड्रॉ करते हैं या तो आते ही नहीं, तो कैपिटल डेफिसिट भी होता है। They shoot up the capital account deficit, affecting the country's scales withdrawal of portfolio investment and huge redemption through global exchange traded fund, leading to further depreciation of domestic currency. This may result in highly volatile domestic equity market, affecting the confidence of the domestic investor. Reduced foreign investment also widen the gap between investment required for growth and actual इन्वेस्टमेंट। सर अब मैं जो बोलता हूँ वो सुनो, इनका बोला हुआ तो याद रहना नहीं है, वैसे तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपकी कंट्री के अंदर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो माना एक्सपोर्टर का फायदा है, पर इंपोर्टर का तो नुकसान है। लेकिन अगर आपकी कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्टर कम है, तो आपकी कंट्री डेप्रिशिएट होने का कोई फ़ायदा, आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दे सेड दैट, सेकेंड लाइन पढ़ना, इज लाइकली टू अफेक्ट विद द राइजिंग एक्सपोर्ट earnings and falling import payment and consequent impact on current balance account. Widening current account deficit is danger signal as far as growth prospect of the economy overall is concerned. If ये important line है, if export earning rises faster than import, बेटा अगर तुम्हारी एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो तुम्हारे लिए करेंसी डेप्रिसिएशन ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे लिए करेंसी डेप्रिसिएशन ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है कंटिन्यूसली, अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, एक फिरंगी है, उसने ना यहाँ पे 5 करोड़ रुपए कमाए और करेंसी हो गई डेप्रिशिएट। अब ये फिरंगी अपना पैसा अपने घर पे लेकर जाना चाहता है, रेट पहले था 50 रुपए, अब हो गया है रेट 100 रुपए। तो पहले कन्वर्ट करता था ये, तो ये 10 लाख डॉलर लेकर जाता था, पर अब ये सिर्फ 5 लाख डॉलर लेकर जा पाएगा। तो करेंसी एप्रिसिएशन से कितना नुकसान है। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक्सपोर्टर को फायदा है सर इसके अंदर, लेकिन अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्टर ही कम है, इंपोर्टर ज्यादा है, तो डेप्रिसिएशन से कोई फायदा नहीं, करेंसी को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी बात, जो लोग पैसा लेकर आ रहे हैं वो जब रिपैट्रिएट कर रहे हैं, जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है 50 से 100 रुपए, इतना वोलेटिलिटी नहीं होती है, पर अगर वोलेटिलिटी हो रही है तो भैया देखो ना, 10 लाख रुपए 10 लाख डॉलर की जगह 5 लाख डॉलर लेकर जा रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है।
नए नए लोग इन्वेस्ट नहीं करते और पुराने लोग अपना पैसा लेकर चले जाते हैं, बोलते हैं आगे और वोलेटिलिटी रहेगी, आगे और वोलेटिलिटी रहेगी, तो अपना पैसा बाहर लेकर चले जाते हैं। जैसे ये पैसा लेकर जाते हैं, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट भी होना चालू हो जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो चल ही रहा था, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट भी। तो इतनी देर से अपन सुन रहे थे कि एक्सपोर्टर, इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है और एक्सपोर्टर के लिए करेंसी डेप्रिशिएट होना अच्छी साइन है, लेकिन ये एक्सपोर्ट अपन प्रमोट क्यों कर रहे थे? ताकि फॉरेन पैसा आए मेरी कंट्री में, पर करेंसी डेप्रिशिएट होने के कारण फॉरेन से जो पैसा आया वो तो निकल के जा रहा है बाहर। तो मेरे को बहुत ज़्यादा करेंसी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, और जैसे ही करेंसी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता हूँ, इंपोर्ट फेवरेबल हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, पर एक्सपोर्ट डिस्करेज हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम समझ रहे हो आप? प्रतीक, उसी के अंदर हर चैप्टर के बाद उसका क्वेश्चन बैंक है। उसी चैप्टर के अंदर हर चैप्टर के बाद उसी पीडीएफ के अंदर उसका क्वेश्चन बैंक है। तो ये समझ में आया क्या तुम्हें? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम रिफ्लेक्ट द ट्रू फिस्कल हेल्थ। तो भैया लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अंदर का एक्सप्लेनेशन मैं समझ गया कि अगर वोलाटिलिटी ज़्यादा है, एक्सपोर्टर का फायदा, इंपोर्टर का नुकसान, कैपिटल मूवमेंट आउटफ्लो होता है, कैपिटल आउटफ्लो होना चालू हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंस जो है एफडीआई और एफपीआई का वो खराब होते जाता है, ये सारी चीज़ समझा। पर ये क्वेश्चन क्या पूछा है? ये रियल हेल्थ बताता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिफ्लेक्ट द ट्रू फिस्कल हेल्थ, मतलब तुम हमारी हालत खराब है ये बताना चाह रहे हो क्वेश्चन में, तो हाँ हम ये ज्ञान लिख देंगे, पर हालत अच्छी भी तो हो सकती है, वो भी लिखना चाहिए था, यानी दोनों साइड से लिखना चाहिए था, पर इन्होंने जितना लिखा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं। ये वाला पॉइंट लिखना है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के बारे में लिखना है, फॉरेन कैपिटल के बारे में लिखना है, फॉरेन पोर्टफोलियो के बारे में लिखना है, और एक वर्ड आया था कॉन्फिडेंस कहीं से, तो भी पॉइंट लिख लो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लिमिटिंग प्रोटेक्शन ऑन टैरिफ, ये है यूनिट नंबर 2 का, ये अपन कल करेंगे। यूनिट नंबर 2 का, यूनिट नंबर 5 का नहीं है, यूनिट नंबर 2 के बाद इसको करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लिमिटिंग प्रोटेक्शन ऑफ टैरिफ ओनली, देखेंगे। तो ये यूनिट हुआ, ये बड़ा यूनिट था, लगभग 1 घंटा 31 मिनट, 1.5 घंटा गया मेरा ये यूनिट इफेक्टिव रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार इसको पढ़ लेना, चार्ट पढ़ लेना, हो जाएगा, याद हो जाएगा सब, बड़ा था ये, ठीक है। थैंक यू प्रतीक। अगर टीचिंग स्टाइल अच्छी तो आगे बट नहीं लगाना, बट रिप्रेजेंट कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे लिखना, एंड सर योर टीचिंग स्टाइल इज सुपर, तो अच्छा लगना। बट इज़ रॉन्ग इंग्लिश, वैसे मेरी इंग्लिश खुद की बहुत ख़राब है, मेरे घर खुद शीशे के, मैं दूसरों के घर पे क्या पत्थर फेंकूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल का यूनिट जो होने वाला है उसमें जितना होगा उतना काफ़ी है, जितना बच गया सो बच गया, वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। यूनिट 2 और यूनिट 3 इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वो आप सीधा चार्ट से करेंगे। थैंक यू प्रतीक एंड थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। और एक वीडियो आएगा वो ज़रूर देख लीजिएगा क्विज़ का, कुछ कमा तो लो एटलीस्ट।